हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट को ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने हु, विच, दैट इन रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, विच, दैट, इनको हम किस प्रकार से ड्रॉप कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोनाउंस थे हु, विच, दैट, इनके हमने 3 केसेस देखे थे कि जो ये प्रोनाउंस है हु, विच, दैट, इनको हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका पॉजिटिव हो सकता है और इनको ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं हु को। तो हु का सब्जेक्टिव केस हु होता है, इसका पॉजिटिव हुज होता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव होम होता है, ओके। इसी प्रकार से जो विच होता है, इसका सब्जेक्टिव केस विच होता है, इसका पॉजिटिव हम हुज ही यूज करते हैं, ठीक है। और विच का ऑब्जेक्टिव केस विच ही होता है। और एक दैट होता है, तो दैट का सब्जेक्टिव केस दैट होता है, पॉजिटिव इसका होता नहीं है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी दैट ही होता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस की कहानी है कि हम इनको जो है सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस में यूज करते हैं। और जो सबसे पहला हु जो प्रोनाउन होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब हम इस हु वर्ड को यूज़ करते हैं, तो हु का सब्जेक्टिव केस हु होता है, ठीक है। इसको पॉजिटिव हुज हो जाता है और ऑब्जेक्टिव होम होता है। इस तरह से विच जो होता है, तो विच का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं सेम होता है और इसका पॉजिटिव हुज ही होता है। हालांकि कुछ लोग ऑफ विच यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद दैट, तो दैट का जो है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है विच की तरह, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव इसका नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस को कब ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि जब आप इन रिलेटिव प्रोनाउंस के जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में अगर ये प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, तो आप इन प्रोनाउंस को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले ही इज़ द बॉय हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो हु में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हु का जो हु का ऑब्जेक्टिव केस है वो तो क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, होम लिखा हुआ मिलेगा। बाकी प्रॉब्लम आती है विच और दैट को समझने में, ठीक है। विच और दैट को समझने में प्रॉब्लम आती है कि भाई जो विच लिख रखा है वो सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। इस तरह से दैट अगर लिख रखा है तो वो सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो वैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक ईजी तरीका बताऊंगा कि उसको फॉलो करके आप बिल्कुल फटाक से ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो प्रोनाउन है ये किस केस में लिखा हुआ है। तो देखिए, जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ होता है, मान लीजिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एक बार सारे को। मान लीजिए ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद देखना है आपको, अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है या मेन वर्ब आ रही है, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ रही है, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये सब्जेक्टिव केस में होगा, 100% ये सब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हैं या आप रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं और उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, और उस नाउन प्रोनाउन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब दोनों, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस चीज़ को। देखिए फिर देख लीजिए, अगर आप कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या दोनों हैं, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये सब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आपको दिखाई दे रहा है और उस नाउन या प्रोनाउन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये कैसा होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव केस वाला जो प्रोनाउन आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल देखिए, जैसे ही इज़ द बॉय हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद आप देख रहे हैं ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये मेन वर्ब है तो ये सब्जेक्टिव केस में है,
यहाँ पे देखिए ही इज़ द बॉय होम आई हेल्प्ड। अब यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद आपको ये जो प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, प्रोनाउन के बाद ये मेन वर्ब दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किस केस में होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउंस की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, अगर आप ऑब्जेक्टिव केस में कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को आप ड्रॉप कर सकते हैं सेंटेंस से। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही इज़ द टीचर होम या दैट एवरीवन लाइक्स। अब यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है होम या दैट, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद ये देखिए एवरीवन लाइक्स, तो यहाँ पे ये जो है प्रोनाउन लिखा हुआ है और इसके बाद ये मेन वर्ब लिखी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये कैसे होंगे, हु या दैट, होम या दैट जो भी यूज़ करेंगे कैसे होंगे, ये यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस में मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में मिलेंगे तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो इनको आप ड्रॉप करेंगे तो इनको हटा सकते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ये, ही इज़ द टीचर एवरीवन लाइक्स। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ द बॉय टू होम आई टीच इंग्लिश। अब देखिए जब भी आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो प्रीपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको आप हटा तो सकते हैं, लेकिन आपको वो प्रीपोजिशन नहीं हटानी होगी। आप उस प्रीपोजिशन को नहीं हटा सकते, और उस प्रीपोजिशन को आप अगर मान लीजिए किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आप देख रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है और उस रिलेटिव प्रोनाउन को आप हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो हट सकता है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है ना, प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो वो प्रोनाउन ड्रॉप हो सकता है, लेकिन ऐसे केस में आप उस प्रोनाउन को तो हटा सकते हैं लेकिन उस प्रीपोजिशन को आप नहीं हटा पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में आपको वो प्रीपोजिशन यूज़ तो करनी है लेकिन वो प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करनी है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ही इज़ द बॉय टू होम आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, ही इज़ द बॉय आई टीच इंग्लिश टू। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लास्ट में आ गई और यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप हो गया। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, द मैन होम आई वॉज टॉकिंग टू वॉज माई स्कूल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखिए, द मैन होम आई वॉज टॉकिंग टू, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है होम, तो ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, और वैसे ये होम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये हम सबको पता है, लेकिन जो मैंने बात बताई थी वो यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन होम है, इसके बाद मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे, तो यहाँ पे प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये प्रोनाउन है, और इसके बाद देखिए ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद ये मेन वर्ब है, दोनों आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये किस केस में होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में है ये प्रोनाउन, तो हम इसको हटा सकते हैं, इसको यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, और हमारा जो सेंटेंस है वो ये सेंटेंस सेम ये बन सकता है। अर्थात हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, द मैन आई वॉज टॉकिंग टू वॉज माई स्कूल प्रिंसिपल। अब देखिए जो मैन के बाद जो होम था ये हमने यहाँ से हटा दिया है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं, दिस इज़ द पिक्चर दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अब देखिए जब आप हु को लिखते थे तो हु, हुज और होम आप आराम से समझ सकते थे कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन होम है तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। लेकिन अगर आप दैट या विच यूज करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो देखिए यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद क्या देखना है आपको, इसके बाद देखना है इसके बाद वाला वर्ड आपको देखना है। तो इसके बाद वाला वर्ड क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, और प्रोनाउन के बाद देखिए ये मेन वर्ब आ रही है। तो मैंने क्या बताया था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज़ करते हैं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप कहीं देख रहे हैं और उसके बाद अगर आपके नाउन या प्रोनाउन अगर आप देख रहे हैं उसके बाद, और इस नाउन या प्रोनाउन के बाद आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या दोनों देख रहे हैं, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो दैट है ये किस केस में है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। तो अब आप यहाँ पे आपको इसको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द पिक्चर आई टोल्ड यू अबाउट। अब देखिए यहाँ पे जो दैट है ये यहाँ से ड्रॉप हो चुका है, दिस इज़ द पिक्चर दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ठीक है, ये यहाँ से हट चुका है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द होटल इन विच आई स्टेड। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो तो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा।
ठीक है, तो विच यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे आप इसको ड्रॉप तो कर सकते हैं, लेकिन आप प्रीपोजिशन को नहीं हटा पाएंगे। प्रीपोजिशन अगर आप इसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो ये जो प्रीपोजिशन है ये आपको लास्ट में रखनी ही पड़ेगी। तो आप इस सेंटेंस को ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज़ द होटल आई स्टेड इन। ठीक है, तो ये जो प्रीपोजिशन है ये कहाँ पे आ गई, ये देखिए लास्ट में आ गई, और होटल के बाद जो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन था ये हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में था। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ द डॉक्टर अबाउट होम आई वाज टॉकिंग। अब यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव केस में ही है क्योंकि इसके बाद देखिए आप एक प्रोनाउन देख रहे हैं, आप प्रोनाउन के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपको एक अलग से सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उस सब्जेक्ट के बाद आपको जो है वर्ब दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। और वैसे तो यहाँ पर तो एक और सिग्नल मिल रहा है, हमें प्रीपोजिशन बता रही है कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस में तो हम इसको यहाँ से उड़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उड़ाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो प्रीपोजिशन है इसको नहीं उड़ाएंगे, ये यहाँ से इस सेंटेंस से नहीं जाएगी। तो क्या करेंगे, हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे, और ये सेंटेंस हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, ही इज़ द टीचर आई वाज टॉकिंग अबाउट, ही इज़ द डॉक्टर आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये प्रीपोजिशन आ गई लास्ट में और इस होम को हमने यहाँ से हटा दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक नया रूल यहाँ पे एंट्री करता है। तो अभी तक तो हमने समझ लिया कि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो उस रिलेटिव प्रोनाउन को आप हटा सकते हैं, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद है तो प्रीपोजिशन नहीं हटेगी, आप रिलेटिव प्रोनाउन को हटा करके उस प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कि अगर देखिए व्हेन ए कोमा कम्स बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको कोई कोमा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उस केस में उस रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं हटा पाएंगे भले ही वो ऑब्जेक्टिव केस में हो। ओके, फिर सुन लीजिए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, अभी तक तो हमने पढ़ा है भाई रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं, अभी हमने ये पढ़ा है। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस में है उससे पहले अगर आपको कोई कोमा दिखाई दे रहा है तो आप उस रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं हटा पाएंगे क्योंकि उस समय वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो एक कोऑर्डिनेट जो है कंजंक्शन होता है, मतलब वो जो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा होता है। ठीक है, कैसे बनाता है देखिए, अगर मैं लिखता हूँ ही इज़ द बॉय फिर कोमा होम आई हेल्प्ड, ठीक है, तो यहाँ पे जो होम है ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, जैसे ये सेंटेंस, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं ही इज़ द बॉय एंड आई हेल्प्ड हिम। ठीक है, तो ये होम जो है ये क्या है, ये यहाँ पे हिम का काम कर रहा है, और यहाँ एंड से ये दोनों क्लॉजेज जुड़ रही हैं। ठीक है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, और ये एंड से जुड़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से इससे ये बोध होगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ से नहीं हटा पाएंगे। यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, आई हैव ए बाइक विच आई बॉट लास्ट मंथ, तो देखिए यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क कोमा है, इस कोमा का बहुत महत्व है। अगर इस कोमा को हटा देते हम यहाँ से तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता, फिर इसको हम हटा सकते थे। लेकिन अगर पंक्चुएशन मार्क कोमा लगा हुआ है तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट जो है क्लोज बनाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है वैसे ये, तो आई हैव ए बाइक, मेरे पास ये बाइक है। ठीक है, विच आई बोट लास्ट मंथ, तो इस सेंटेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, आई हैव ए बाइक एंड आई बोट इट लास्ट मंथ। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से नहीं हटा पाएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपको कोई कॉमा दिखाई देता है तो आप उसको नहीं ड्रॉप करना चाहिए। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको कोई प्रॉपर नाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई प्रॉपर नाउन दिखाई दे रहा है, उसके बाद कोमा है, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो भले ही वो किसी भी केस में हो आप उसको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको किसी प्रॉपर नाउन के बाद, ठीक है ना, मान लीजिए ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के बाद अब मान लीजिए कोमा दिखाई दे रहा है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये भी कोऑर्डिनेट क्लोज का निर्माण कर रहा होता है। तो देखिए ही इज़ मिस्टर गुप्ता कोमा हु इज़ योर क्लास टीचर। अब यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन आप जिसको समझ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वास्तव में है नहीं, इससे पहले आप कोमा देख रहे हैं ये, तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं, ही इज़ मिस्टर गुप्ता हु इज़ योर क्लास टीचर। इसका मतलब क्या हुआ, ही इज़ मिस्टर गुप्ता एंड ही इज़ ओवर क्लास टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे
ये देखिए ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इसके बाद ये इससे पहले ये क्लोज है, इसके पहले ये क्लोज है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपको कोई पंक्चुएशन मार्क कोमा दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे ये जो सेंटेंस होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा तो वो एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है और उसका मतलब वहाँ पे एंड होता है, एंड ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम हु को क्या मान के चले, एंड ही। ठीक है, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको अगर मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस में है और उससे पहले अगर कोमा लगा हुआ है तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए वी वर्शिप गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं, कोमा हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हु है इसका मतलब है एंड ही। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, वी वर्शिप गॉड एंड ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है आप देख रहे हैं और इससे पहले ये कोऑर्डिनेट जो है क्लोज है और यहाँ पे भी ये कोऑर्डिनेट क्लोज है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब कभी आप WH वर्ड मतलब कोई रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद अगर आपको कहीं बी की फॉर्म दिखाई दे रही है, देखिए इसको ध्यान से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, ठीक है ना, और दैट यूज़ कर रहे हैं, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर आपको कहीं बी की फॉर्म दिखाई दे रही है, बी की फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म होती है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इस तरह की अगर बी की फॉर्म आपको दिखाई दे रही है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और जो बी की फॉर्म है इन दोनों को हटा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे हटाएंगे देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सॉ ए डॉग विच वाज रनिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद बी की फॉर्म आप देख रहे हैं, तो ये इतना जो है इतना हम यहाँ से उड़ा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं और हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, आई सॉ ए डॉग रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर दिया, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ हमने जो बी की फॉर्म थी इसके बाद इसको भी हटा दिया। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई नो द बॉय हु इज़ प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद देखिए बी की फॉर्म है, तो रिलेटिव प्रोनाउन और बी की फॉर्म इन दोनों को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा, आई नो द बॉय प्लेइंग इन द स्ट्रीट। ओके, जब हम इसको हटाएंगे, देखिए हम इसको हटाएंगे तो हमारा सेंटेंस सेम यही है, आई नो द बॉय प्लेइंग इन द स्ट्रीट। ओके, इसी प्रकार से देखिए, आई सॉ ए डॉग रनिंग ऑन द रोड। तो इस तरह से हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद अगर आप बी की फॉर्म देख रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन और बी की फॉर्म को आप पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ऑल द पर्सन्स हु वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वर सेंट टू हॉस्पिटल। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद बी की फॉर्म आप देख रहे हैं, तो यहाँ से भी आप बी की फॉर्म और इस रिलेटिव प्रोनाउन को हटा सकते हैं। और इसको जब आप हटाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, यही सेंटेंस ये बन जाएगा, ऑल द पर्सन्स इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वर सेंट टू हॉस्पिटल। तो इस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउंस को इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में ड्रॉप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।